हेलो एवरीवन, आराधना डिग्री कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास के अंदर हमने क्या पढ़ा था? बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट ठीक है। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के अंदर हमने देखा था कि एक तो होता है परमानेंट, एक होता है टेम्परेरी। इस तरह से हमने पूरा कंप्लीट देखा था, ठीक है। एक देखा था अतिसंयुग्मन, एक देखा था रेजोनेंस, और कौन सा था? इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। प्रेरक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट हमने कंप्लीट कर दिया था। और उसके बाद हमारा हाइपर कंजुगेशन भी हमारा लगभग हो गया था। अब हाइपर कंजुगेशन के अंदर हाइपर कंजुगेशन भी क्या है? इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है। और ये कैसा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट है? स्थायी। कौन सा प्रभाव होता है इससे? स्थायी प्रभाव होता है। यानी जो इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर भी क्या होता है? जो अणु के अंदर उपस्थित सहसंयोजित बंध के जो इलेक्ट्रॉन है, कोवैलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट किसमें होता है? कोवैलेंट बॉन्ड में होगा। अब जो कोवैलेंट बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाते हैं? डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो इसके हाइपर कंजुगेशन के अंदर क्या होता है? जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन और जो पाई इलेक्ट्रॉन है उनके बीच इंटरेक्शन होता है। कि यानी सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में डिस्प्लेस होते हैं? पाई ऑर्बिटल में, ठीक है, या पाई पी ऑर्बिटल में। पी ऑर्बिटल जो होते हैं ना, पी वाई और पी जेड, ये कौन सा कक्षक कौन से बॉन्ड बनाते हैं? पाई बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए इन्हें कहा जाता है पाई ऑर्बिटल या पैरेलल ऑर्बिटल। तो सिग्मा इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ पर डिस्प्लेस होते हैं? पी ऑर्बिटल के अंदर, पाई ऑर्बिटल में। अब कौन से सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं? हमने पढ़ा था अल्फा हाइड्रोजन के जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब अल्फा हाइड्रोजन क्या था? कि ऐसा कार्बन जो कार्बन धनायन से डायरेक्टली अटैच हो, या ऐसा कार्बन जो द्विबंधित कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो, उसे कहा जाता है अल्फा कार्बन, ठीक है। जैसे क्रियात्मक समूह है, कोई क्रियात्मक समूह है, उस क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। जैसे CH3, CH2, CH2OH। तो यहाँ पर जो OH है वो फंक्शनल ग्रुप है। तो इस फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ ये वाला जो कार्बन है वो कैसा होगा? अल्फा। और ये वाला कार्बन कौन सा होगा? बीटा। इस तरह से ये वाला अगर और आगे जाए ब्रांच तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? गामा, और ये हो जाएगा डेल्टा। तो इसी तरह से हम आगे से आगे देखें तो इस तरह से गामा, डेल्टा और ये सीरीज आगे बढ़ती जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर आगे देखें हम तो क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन जो जस्ट कार्बन होता है उसे अल्फा कार्बन कहा जाता है। और अल्फा कार्बन में प्रेजेंट जितने भी हाइड्रोजन होंगे उसे क्या कहा जाता है? अल्फा हाइड्रोजन। इसी तरह से कार्बन आयन के अंदर कार्बन आयन से जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसे क्या कहा जाता है? अल्फा कार्बन। सॉरी, अल्फा कार्बन से जुड़े हुए तीनों जो हाइड्रोजन होंगे, ये तीनों हाइड्रोजन कैसे होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन भी अल्फा, ये भी अल्फा और ये भी अल्फा हाइड्रोजन। तो अब हाइपर कंजुगेशन में क्या पढ़ते हैं कि हाइपर कंजुगेशन के अंदर क्या होता है? अतिसंयुग्मन में क्या होता है? जो अल्फा हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाते हैं? पी ऑर्बिटल के अंदर। ये जो पी ऑर्बिटल होगा कार्बन का पी ऑर्बिटल, उसके अंदर क्या हो जाते हैं? डिस्प्लेस हो जाते हैं। कौन से? सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर डिस्प्लेस होते हैं? पी ऑर्बिटल में। और ये कैसा पी ऑर्बिटल है? पैरेलल पी ऑर्बिटल। यानी जो कौन सा खाली है कक्षक, कैसा है? खाली है, पी जेड कक्षक। पी जेड कक्षक हम अगर संकरण निकालें इसका तो संकरण निकलता है हमारे पास sp2, ठीक है। sp2 निकलेगा क्योंकि देखो इस कार्बन का अगर संकरण निकाले कार्बन धनायन का, तो कार्बन धनायन का संकरण निकलता है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड। कितने सिग्मा बॉन्ड है? 1, 2 और 3। 3 सिग्मा बॉन्ड। इसका मतलब कौन सा संकरण हो जाएगा? sp2, ठीक है। हम जानते हैं संकरण निकालने का तरीका क्या होता है? लोन पेयर प्लस
क्या होगा माइनस चार्ज प्लस सिग्मा बॉन्ड, इन तीनों को हम क्या करते हैं काउंट करते हैं और इससे n की वैल्यू निकलती है। ठीक है, अगर n की वैल्यू 2 आती है तो sp, अगर n की वैल्यू 3 आती है तो sp2, अगर n की वैल्यू कितनी आती है 4 आती है तो sp3। हम क्या पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम कहाँ तक पढ़ते हैं sp3 के अंदर तक। ठीक है, d ऑर्बिटल यानी d2sp3 भी होता है, sp3d2 भी होता है, ये सारा का सारा हम इनऑर्गेनिक में पढ़ते हैं, वो भी किसमें कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, अब इसके अंदर देखो n की वैल्यू, अगर सिग्मा बॉन्ड है तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड को काउंट करो, यानी हमने सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लिए, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड हमारे पास आए 2, तो कितना हो जाएगा sp। एक लोन पेयर है और एक क्या है सिग्मा बॉन्ड है, तो भी कितने आ रहे हैं 2, तो इसका मतलब कौन सा होगा sp। अगर एक लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो कितना आ जाएगा 3, इसका मतलब संकरण कौन सा हो जाएगा sp2। अगर 2 लोन पेयर है और एक सिग्मा बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा sp2। अगर 2 लोन पेयर है और 2 सिग्मा बॉन्ड है तो कितना हो जाएगा 4, तो संकरण कौन सा हो जाएगा sp3। तो इस तरह का से हम क्या निकालते हैं किसी भी एटम का, किसी भी परमाणु अणु में उपस्थित किसी भी परमाणु का संकरण निकाला जाता है। ठीक है, अब देखो इसके अंदर ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये कितने हो गए 1 2 और 3 सिग्मा बॉन्ड, तो संकरण कौन सा हो जाएगा sp2 संकरण होगा। जब sp2 संकरण होगा तो एक s और 2 p कक्षक, यानी sp2 संकरण के अंदर क्या हो रहा है एक s और 2 p कक्षक। p कक्षक कितने होते हैं 3 होते हैं, px py और pz और pz, 3 p कक्षक होते हैं। जब 3 p कक्षक में से 2 p कक्षक तो कहाँ जा रहे हैं संकरण में भाग ले रहे हैं। ठीक है, तो एक p कक्षक जो होता है वो कौन सा होता है असंकृत होता है। कौन सा होता है असंकृत, जो कैसा होता है पैरेलल, क्योंकि हमें पता है कि pz कैसा होता है पैरेलल होता है। तो सी बॉन्ड जो अल्फा हाइड्रोजन है वो कहाँ चले जाते हैं इस पाई ऑर्बिटल या कह सकते हैं पैरेलल p ऑर्बिटल के अंदर डिस्प्लेस हो जाते हैं। इसे हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन। अगर हाइपर कंजुगेशन की डेफिनेशन बोले तो क्या होगी कि अति संयुग्मन के अंदर क्या होता है अल्फा हाइड्रोजन या सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एवं पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के बीच में होने वाला संयुग्मन, उसे हम कहते हैं अति संयुग्मन। ठीक है, अब देखो अति संयुग्मन जो है वो कार्बन आयन के स्थायित्व को प्रभावित करता है। इसके स्थायित्व को प्रभावित करता है, कार्बन आयन के स्थायित्व को प्रभावित करता है। कैसे करता है अब देखो, कार्बन के अंदर जैसे ये कोई कार्बन आयन है, ठीक है, अब इस कार्बन आयन के अंदर एक होता है 1 डिग्री, एक होता है 2 डिग्री, 3 डिग्री और एक होता है 0 डिग्री। ठीक है, 1 डिग्री कौन सा होता है CH3 CH और ये हो गया CH2। वन डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 और 0 डिग्री। 1 डिग्री कौन सा होता है CH3 CH2 पॉजिटिव। 2 डिग्री यहाँ पर देखो 1 डिग्री का मतलब ये होता है कि इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूं इस तरह से लिख सकते हैं और ये पॉजिटिव। यहाँ पर क्या है कि ये सिग्मा बॉन्ड और ये सिग्मा। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 में से अगर एक वैलेंसी जो है किसी अन्य परमाणु, और वो कौन सा परमाणु हो कार्बन, किसी अन्य कार्बन के द्वारा कंप्लीट हो तो वो हो जाता है 1 डिग्री कार्बन। ठीक है, कौन सा कार्बन होगा 1 डिग्री कार्बन। अगर यहाँ पर देखो ये कौन जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन, यहाँ पर भी क्या है हाइड्रोजन और एक वैलेंसी तो खाली है इसकी क्योंकि कार्बन आयन है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एक वैलेंसी जो है वो किसके द्वारा कंप्लीट हो कार्बन के द्वारा जुड़ी हुई हो, या ये कह सकते हैं कि इसमें एक कम से कम एक क्या हो कार्बन हो, तो वो कौन सा कार्बन हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन। कौन सा कार्बन होगा 1 डिग्री कार्बन, यानी कार्बन आयन किसी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, बाकी वैलेंसी किससे कंप्लीट हो रही है हाइड्रोजन से हो रही है। अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो वो कौन सा कार्बन होगा 1 डिग्री कार्बन। यानी एक हाइड्रोजन को किससे रिप्लेस कर दिया जाए कार्बन से रिप्लेस कर दिया जाए तो वो कौन सा हो जाएगा 1 डिग्री कार्बन।
इसे कहते हैं 1 डिग्री। इसी तरह से CH2 CH3 ये हो जाएगा, या ऐसे कहे तो CH3, इसे कहते हैं 2 डिग्री कार्बन। 2 डिग्री कार्बन कैसे कि यहाँ पर जो कार्बन है, इस कार्बन जो धनायन है, इस कार्बन धनायन की 2 वैलेंसी जो है वो कंप्लीट कौन कर रहा है? मैथिल ग्रुप। कौन कंप्लीट कर रहा है? मैथिल ग्रुप। यानी 2 संयोजकताएं किसके द्वारा पूरी हो रही है? मैथिल ग्रुप के कार्बन के द्वारा पूरी हो रही है। किसके द्वारा पूरी हो रही है? कार्बन के द्वारा। जब ऐसा कार्बन जो 2 किसी अन्य कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो ऐसे कार्बन को क्या कहा जाता है? 2 डिग्री कार्बन, या फिर हम कह सकते हैं द्वितीय कार्बन धनायन। ठीक है, अब देखिए CH3 और ये हो गया CH3। इसे कहा जाता है, इसकी तीनों ही वैलेंसी किसके द्वारा कंप्लीट हो रही है? कार्बन के द्वारा। इसे कहा जाता है 3 डिग्री कार्बन धनायन। 3 डिग्री कार्बन। ठीक है, नेक्स्ट होता है 0 डिग्री कार्बन। 0 डिग्री कार्बन का मतलब होता है सुपर प्राइमरी कार्बन CH4। CH3 को कहा जाता है सुपर डिग्री कार्बन, या हम कह सकते हैं 0 डिग्री कार्बन धनायन। 0 डिग्री कार्बन, 0 डिग्री कार्बन धनायन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर क्या होता है, किस तरह से स्थायित्व को, ये कार्बन धनायन ये कौन सा हो गया? 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 1, 2 और 3, यानी अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 3। यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 6। और यहाँ पर कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? 9। कैसे? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, और ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन। यानी कि ये कार्बन भी किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली अटैच है कार्बन धनायन से। ये कार्बन भी किससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है? कार्बन धनायन से। ये कार्बन भी किससे जुड़ा हुआ है? डायरेक्टली इस कार्बन धनायन से। यानी कि तीनों ही कार्बन जो है वो डायरेक्टली कार्बन धनायन से अटैच है, और डायरेक्टली कार्बन धनायन से अटैच वाले कार्बन को हम कहते हैं अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन है उन्हें कहा जाता है अल्फा हाइड्रोजन। क्या कहा जाता है? अल्फा हाइड्रोजन। ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा और ये अल्फा अल्फा। यानी कितने कुल मिला के कितने हो गए हमारे पास अल्फा हाइड्रोजन? 9 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने हैं अल्फा हाइड्रोजन? 6 अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाला अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। अल्फा हाइड्रोजन जो कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा। कौन से हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होंगे? जो कार्बन धनायन से जुड़े हुए कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो कौन से होंगे? अल्फा हाइड्रोजन होंगे। यानी जो डायरेक्टली अटैच जो कार्बन होगा उसे हम क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन कहते हैं, और इसे कहा जाएगा अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या बढ़ रहे हैं? नंबर ऑफ हाइड्रोजन बढ़ रहे हैं, और स्टेबिलिटी स्थायित्व का क्रम भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। यानी सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 डिग्री कार्बन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 डिग्री कार्बन। सबसे कम कौन सा होगा? 0 डिग्री कार्बन। कार्बोकैटायन 0 डिग्री कार्बोकैटायन जो है सबसे लेस स्टेबल होगा, और सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन। अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन, अगर हाइपर कंजुगेशन के प्रभाव में देखें तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों होता है? क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। और स्टेबिलिटी अब देखो अल्फा हाइड्रोजन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की, जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों होगी? कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही ज्यादा बनेगी अति संयुग्मित संरचनाएं, और जितनी ज्यादा अति संयुग्मित संरचनाएं बनेगी
वो यौगिक उतना ही, वो अणु उतना ही क्या होगा, स्थायी होगा। जितनी ज्यादा अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनेगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा क्या होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतनी ही क्या होंगी, अतिसंयुग्मित, यानी अल्फा हाइड्रोजन की नंबर बढ़ते जाएगी तो अतिसंयुग्मित संरचनाएं भी बढ़ेगी, और जब अतिसंयुग्मित संरचनाएं बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि स्थायित्व के क्रम को भी प्रभावित करता है कार्बन धनायन के, क्योंकि अल्फा हाइड्रोजन जो है जितनी ज्यादा अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनेगी वो अणु उतना ही क्या होगा, स्टेबल होगा, और जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उसके अंदर उतनी ही ज्यादा क्या बनेगी, अतिसंयुग्मित संरचनाएं बनेगी। हमारा हाइपर कंजुगेशन का पोर्शन जो होता है वो कंप्लीट होता है। आगे हम देखते हैं नेक्स्ट जो प्रभाव था, रेजोनेंस। नेक्स्ट प्रभाव कौन सा था, रेजोनेंस। अनुनाद। रेजोनेंस क्या होता है, इट इज द delocalization of pi electron and lone pair in parallel p orbit। यानी रेजोनेंस क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन, delocalization of pi electron and lone pair in parallel p orbital। पैरेलल p ऑर्बिटल का मतलब हो गया पाई ऑर्बिटल। पाई ऑर्बिटल कैसे होते हैं, पैरेलल होंगे। क्यों पैरेलल होंगे, क्योंकि हमें पता है कि पाई ऑर्बिटल जो होते हैं पी वाई एंड पी जेड, यही ऑर्बिटल वो है जो क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं, और वो कैसे होते हैं, पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो पैरेलल p ऑर्बिटल क्या करते हैं, पैरेलल p ऑर्बिटल के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन का एवं लोन पेयर का क्या होता है, डीलोकेलाइजेशन होता है, जिसे अनुनाद कहा जाता है। अब डीलोकेलाइजेशन क्या होता है, केमिस्ट्री के अंदर डीलोकेलाइजेशन का मीनिंग होता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल के, किसी परमाणु के वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है, वो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो खुद के कक्षक इस वैलेंस शेल में ना रखकर क्या करते हैं, अन्य जो पार जैसे कोई, जैसे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH2। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये कार्बन है, इस कार्बन के और इस कार्बन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर शेयरिंग कर रहे हैं, और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ना रहकर कभी यहाँ आते हैं। ठीक है, तो इससे ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और यहाँ पर फिर डबल बॉन्ड बन जाता है, और यहाँ पर फिर सिंगल, और यहाँ पर क्या आ जाता है, नेगेटिव। यानी इस सेल ये इलेक्ट्रॉन कहाँ के थे, इधर के थे, तो इस सेल पे ना रहकर इधर गए, अब वापस इधर आते हैं और वापस इधर चले जाते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि वैलेंस शेल की जो इलेक्ट्रॉन है किसी संयोजित बंधित परमाणु की जो वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन है किसी परमाणु में उपस्थित अन्य परमाणु के वैलेंस शेल में क्या होते हैं, फ्रीली घूमते रहते हैं। यानी किसी का ससंयोजित परमाणु, ससंयोजित अणु में जो ससंयोजित बंधित जो अणु है उस अणु के अंदर जो परमाणु उपस्थित होते हैं उस परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उस परमाणु के संयोजी कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही तो क्या करते हैं, बॉन्ड फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है वो उसके खुद के कक्षक में ना रहकर जो संयोजित बंधित परमाणु है, जो पास वाला कार्बन है या पास वाला कोई भी परमाणु है उसके वैलेंस शेल में और वापस खुद के वैलेंस शेल में, यानी एक दूसरे में क्या होते रहते हैं, घूमते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से फ्रीली वो क्या करते रहते हैं,
फ्रीली घूमते रहते हैं, स्वतंत्र रूप से घूमते रहते हैं, तो इसे कहा जाता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का अपने साथ संयोजित परमाणु एडजेसेंट कार्बन एडजेसेंट परमाणु के अंदर फ्रीली रोटेशन जो होता है उसे कहा जाता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यही होता है अनुनाद के अंदर भी कि जो पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो खुद की शेल में ना रहकर जो पैरेलल क्या होता है, पैरेलल जो पी ऑर्बिटल होते हैं उनके अंदर क्या होते रहते हैं, डीलोकेलाइज्ड होते रहते हैं कभी। अब ये अनुनाद ही है, ये क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होगी, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, यहाँ के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, वापस ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए और यहाँ से वापस, तो ये डीलोकेलाइज्ड हुए। डीलोकेलाइज्ड का मतलब कि इलेक्ट्रॉन खुद में ना रहकर पूरे अणु के अंदर जो परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके संयोजी कोश में फ्रीली रोटेट होते रहते हैं, पूरी फ्रीली घूमते रहते हैं, ठीक है। तो इसे कहा जाता है डीलोकेलाइजेशन। और डीलोकेलाइजेशन किसमें होता है, अनुनाद में होता है, जिसमें पाई इलेक्ट्रॉन जो है या लोन पेयर जो है वो पैरेलल पी ऑर्बिटल के अंदर डीलोकेलाइज होते रहते हैं, यानी फ्रीली घूमते रहते हैं, और इसे कहा जाता है अनुनाद रेजोनेंस। और रेजोनेंस क्या है, अनुनाद क्या है कि अपने पाई इलेक्ट्रॉन का या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का किसी पाई ऑर्बिटल में या पी ऑर्बिटल के अंदर डीलोकेलाइज होने की जो घटना है उसे कहा जाता है अनुनाद। कहे तो अनुनाद क्या होगा कि पाई इलेक्ट्रॉन का या एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म का पी ऑर्बिटल में पाई ऑर्बिटल में या पी पैरेलल ऑर्बिटल के अंदर पाई ऑर्बिटल गई या पी पैरेलल ऑर्बिटल के अंदर डीलोकेलाइज्ड होने की जो घटना है डीलोकेलाइज्ड होने की जो घटना है उसे स्थानांतरित होने की, डीलोकेलाइज्ड कहे या स्थानांतरित होने की जो घटना है उस घटना को क्या कहा जाता है, अनुनाद। ठीक है, तो अनुनाद क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन का किसमें या लोन पेयर का पाई ऑर्बिटल में स्थानांतरित या डीलोकेलाइज एक परफेक्ट वर्ड है, डीलोकेलाइज होने की जो घटना है, ये प्रोसेस है, उसे कहा जाता है अनुनाद और रेजोनेंस। ठीक है, देखो अब अनुनाद किसके अंदर होता है, कौन कौन से ऐसे अणु हैं जिसमें अनुनाद पाया जाता है। पहले इसकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं अनुनाद की। अनुनाद जो है ये इंटर मॉलिक्यूलर प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, इंटर मॉलिक्यूलर प्रोसेस का मतलब हो गया कि इसके अंदर ये कैसी प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऐसी है कि इसमें आंतरिक आणविक इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस है, यानी अणु के अंदर होती है। जैसे इस बेंजीन के अंदर, फिनॉल के अंदर ये अणु है, ये अणु यहाँ जाएंगे, यहाँ से ये, तो ये किसी यौगिक के मॉलिक्यूल के अंदर होती है और इलेक्ट्रॉन जो है उसी यौगिक में घूमते रहते हैं, तो इसे कहा जाता है इंट्रामोलिकुलर प्रोसेस। दूसरा देखते हैं, अनुनाद उन्हीं अणुओं के अंदर होगा, परमाणु के अंदर होगा, उन्हीं अणु या यौगिकों में होगा जिसके अंदर जो अणु बनाने में या यौगिक बनाने के लिए जो मेंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं या जो परमाणु पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन परमाणुओं का संकरण कैसा हो, या तो sp2 हो या sp हो, यानी sp3 संकरित मेंबर जो है वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट अणु के अंदर, यौगिक के अंदर अगर अनुनाद तभी होगा जो पार्टिसिपेट करने वाले जो परमाणु हैं उनका संकरण कैसा होना चाहिए, sp2 एंड sp3 वाले अनुनाद में पार्टिसिपेट नहीं करते। यानी ऐसा अगर कोई यौगिक है जिसमें sp3 संकरित कार्बन है या sp3 संकरित अणु परमाणु मौजूद है, तो उसके अंदर उस यौगिक या उस अणु में अनुनाद नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अनुनाद जो है, अनुनाद क्या है, जो अनुनाद से क्या होगा, कुछ हमें जैसे संयुग्मन के हमने देखा ना, अति संयुग्मन में हमें अति संयुग्मन से अति संयुग्मी संरचनाएं मिल रही थी, उसी तरह से अनुनाद से मिलती है अनुनादी संरचनाएं। क्या मिलती हैं, अनुनादी संरचनाएं। और ये अनुनादी संरचनाएं कैसी होती हैं, काल्पनिक होती है। कैसी होती है,
काल्पनिक, रियल नहीं होती। कैसी होती है? काल्पनिक संरचनाएं होती है। दूसरा, इन्हें इनको कैनोनिकल संरचनाएं भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये काल्पनिक संरचनाएं होती है और इन्हें कैनोनिकल संरचनाएं, स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अनुनाद होगा तो अणु से हमें क्या मिलेगी? अनुनादी संरचनाएं मिलेगी। और अनुनादी संरचनाएं कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है। कैसी होती है? काल्पनिक संरचनाएं होती है और इनका अन्य नाम क्या है? कैनोनिकल स्ट्रक्चर। देखो, अनुनाद जो है, अनुनाद के अंदर क्या होगा? हमें कोई अनुनाद की जरूरत क्यों पड़ी? यानी किसी अणु के, किसी यौगिक के एक स्ट्रक्चर के द्वारा उसके सारे के सारे गुणों की व्याख्या नहीं की जा सकती, तो उसकी कुछ अनुनादी संरचनाएं बन गई और उस अनुनादी संरचनाओं के द्वारा हम उसकी सारी जो भी फीचर्स होते हैं उसकी क्या कर सकते हैं? व्याख्या कर सकते हैं। इसीलिए अनुनाद संरचनाओं की जरूरत पड़ी। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं। अब अनुनादी संरचनाएं काल्पनिक संरचनाएं होती है, कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं होती है। ये कोई रियल स्ट्रक्चर नहीं है। कैसी होती है? काल्पनिक संरचनाएं होती है। अब जितनी ज्यादा किसी यौगिक के अंदर, किसी यौगिक जैसे अतिसंयुग्मी संरचनाएं जितनी ज्यादा होगी, किसी अणु की जितनी, यानी किसी अणु की अनुनादी संरचनाएं जितनी ज्यादा होगी उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? उतनी ही ज्यादा होगी, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अनुनादी स्ट्रक्चर जो है, किसी अणु की जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेगी वो अणु उतना ही क्या होगा? स्थायी होगा। जैसे फिनॉल की अनुनादी संरचनाएं, बहुत ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनती है, इसलिए फिनॉल क्या होता है? स्टेबल होता है। खाली बेंजीन अगर रिंग दे तो बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में कौन स्टेबल होगा? फिनॉल स्टेबल होता है, क्योंकि फिनॉल में क्या होता है? अनुनाद, और अनुनादी संरचनाएं होने के कारण ये फिनॉल जो है वो क्या होता है? स्टेबल होता है। यानी किसी भी यौगिक या किसी भी अणु में जितनी ज्यादा अनुनादी संरचनाएं बनेगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही क्या होगी? ज्यादा होगी। अब कौन कौन से अणु जो है वो अनुनादी संरचनाएं दिखाते हैं और कौन कौन सी कंडीशन के द्वारा हम किसी भी यौगिक के अंदर या किसी भी अणु में अनुनादी संरचनाएं बना सकते हैं या किसमें पाई जाएगी अनुनादी संरचनाएं, वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।